हाय एवरीवन, पीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे मैं रवनीत कौर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इसको मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर भी आप बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में ये आपको कॉरिडोर चल रहा है। तो इस कॉरिडोर का प्रपोजल क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या क्या बेनिफिट ये इंडिया के लिए लेके आएगा, इस लेक्चर में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ इंडिया को प्रेजेंट किया गया है, मतलब आपको एक तरफ इंडिया नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आपको मिडल ईस्ट नजर आ रहा होगा और फिर आपको यहाँ पे यूरोप नजर आ रहा होगा। जिन तीनों के बीच में ये कॉरिडोर जो है वो कनेक्शन बिठाएगा। अब ये कॉरिडोर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस जो हैं वो एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं सोसाइटियल लेवल पे भी, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है उसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये दो कंट्रीज जिनकी आपस में ज्यादा नहीं बनती थी, वो इस कॉरिडोर का कॉमन हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके इतना न्यूज में नहीं है, बल्कि बहुत सारा सोसाइटियल टेंशन जो कि हमेशा मिडल ईस्ट में चलता रहता है, जो टर्मोइल वहां पे चलता रहता है, उसके थमने को लेके भी ये चर्चा में है, क्योंकि ये वहां पे चल रहे टर्मोइल को, सोसाइटियल कन्फ्लिक्ट को, कंट्रीज के आपस में चल रहे कन्फ्लिक्ट को शांत करने में मदद करेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया और इजराइल इस प्रोजेक्ट का कॉमन पार्ट बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या है ये कॉरिडोर। देखिए यहाँ पे ये कॉरिडोर मुंबई और यहाँ पे मुंड्रा पोर्ट है जो इंडिया का, वहां से शुरू होगा और यहाँ से शिपिंग के रास्ते से ये यूएई तक कनेक्ट होगा। सी के अंडर में केबल डाली जाएंगी और कुछ शिपिंग के माध्यम से भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना होगा प्रोडक्ट को, तो इंडिया यहाँ से यूएई तक वो चीज करेगा। उसके बाद से यूएई के बाद से पूरा लैंड जो है आपका मिडल ईस्ट का, वहां पे इसका कनेक्शन रेलवेज के थ्रू बिठाया जाएगा। मतलब पूरे मिडल ईस्ट में आगे जो प्रोडक्ट जाएंगे फ्रॉम द यूएई, वहां से आपके रेलवे नेटवर्क के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और फिर ये आपका हाइफा पोर्ट आपको नजर आ रहा है जो कि इजराइल का पोर्ट है। यहाँ पे रेलवे के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ से फिर से शिपिंग के रास्ते से जो आगे प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके यूरोप तक भेजा जाएगा। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इंडिया से यूरोप तक डायरेक्ट कनेक्शन जो है प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का, वो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूएई पे ये शिपिंग के रूट के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रेन्स में। मतलब आगे रेलवेज के थ्रू पूरे मिडल ईस्ट में कनेक्शन बिठाया गया है और रेलवेज के थ्रू पूरा मिडल ईस्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा और एट द एंड ये कहाँ पे जाके रुकेगा, हाइफा में जाके रुकेगा। और हाइफा के पोर्ट से फिर शिपिंग का रास्ता अपनाते हुए, क्योंकि आगे समुद्र है, ये यहाँ के यूरोप में कनेक्ट हो जाएगा और फिर यूरोप के फर्दर जो कंट्रीज हैं उनको ये आपस में फिर से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जोड़ देगा और अल्टीमेटली किस भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है आपको यूरोप के, आप इस मेगा कॉरिडोर का हिस्सा बन के या फिर कह लीजिए इसका लाभ लेके वो एक्सपोर्ट जो है वो कर पाएंगे। अब देखिए हमें समझना ये होगा कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पे काफी समय से चर्चा चल रही थी, बस ये आउटकम के तौर पे न्यूज में हमें अब नजर आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिर यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आपका फ्रांस, उसके बाद आपका इटली, ये सब जो है इन्होंने मिलके इस कॉरिडोर को जो था प्रपोज किया था। इंडिया पार्ट बनेगा इस कॉरिडोर का। इंडिया से यूएई तक, जैसा मैंने आपको बताया, शिपिंग रूट के थ्रू जो प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद से सऊदी अरेबिया इसमें शामिल है। फिर सऊदी अरेबिया के डिफरेंट सिटीज को रेलवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया इजराइल से कनेक्ट हो जाएगा रेलवेज के रूट के थ्रू और आगे चल के इजराइल के पोर्ट से फिर ग्रीस तक जो प्रोडक्ट पहुंचाए जाएंगे इस कॉरिडोर की मदद से, वो फिर शिपिंग के रास्ते से पहुंचाए जाएंगे और ग्रीस में पायरेट्स तक जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कनेक्शन जो है कि रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है ये क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाकी जो डायमेंशंस हैं वो हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे कि इंडिया जो है वो इसका पार्ट क्यों बना, इंडिया के लिए इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो पुतिन है उन्होंने रिमार्क दिया है कि ये जो कॉरिडोर है ये रशिया को भी बेनिफिट करेगा। अब आप ध्यान से एक बार डायग्राम को देखिए, क्या इस कॉरिडोर में आपको रशिया इसका पार्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है।
अब एक बात सोचिए, आप सबको पता है यहाँ इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, फिर हमारा ईरान पे एक चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ने फंड किया था, और चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान पे कनेक्ट होके आगे यूरोप में कनेक्ट होना था इंडिया को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मदद से। तो ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, जिसमें हम लोग ईरान के थ्रू अफगानिस्तान होते होते रशिया में कनेक्ट होते और फिर रशिया के थ्रू यूरोप में कनेक्ट होते, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा समय ले सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया के रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज के साथ अब अच्छे नहीं चल रहे। तो इंडिया के लिए इसलिए ये ऑल्टरनेटिव जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कंडीशंस कभी स्टेबल नहीं रहती, तो हम अफगानिस्तान वाला जो रूट है कॉरिडोर का उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट वाला जो रास्ता है वो अब इंडिया ने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है, साइड कर दिया है, क्योंकि ये प्रपोज्ड कॉरिडोर जो नया वाला है इससे यूरोप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। हालांकि रशिया इसका पार्ट नहीं है, स्टिल रशिया में ये रिमार्क दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा कि ये सबको बेनिफिट करेगा, विच मीन्स कि रशिया भी इससे बेनिफिट पाएगा। हम सब जानते हैं इंडिया, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर G20 समिट के साइडलाइन में न्यू दिल्ली में इस कॉरिडोर का प्रपोजल रखा और अल्टीमेटली कहा कि ये कॉरिडोर जो है जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। इसका नाम आपको मैं बता चुकी हूँ। इस इनिशिएटिव में 2 कॉरिडोर्स होंगे, 2 सेपरेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो एक होगा आपका ईस्ट कॉरिडोर, ध्यान रखेंगे ईस्ट कॉरिडोर जो है उसमें इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉरिडोर होगा नॉर्थ कॉरिडोर, जिसमें मिडल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा। कैसे? जो आपका इजराइल का हाइफा पोर्ट है उसको कनेक्ट करके वहां पे। तो एक हो गया नॉर्दर्न कॉरिडोर इसका पार्ट, दूसरा हो गया ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और रेलवे लाइन कहां से कहां पे डेवलप की जाएगी? रेलवे लाइन आपकी मिडल ईस्ट में डेवलप की जाएगी और शिपिंग का रूट इंडिया और मिडल ईस्ट के बीच में बनाया जाएगा और आगे मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में बनाया जाएगा, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अच्छे से हो सके। तो ये सप्लाई चेन्स को बढ़ावा देगा। अब एक बात है सोचने वाली कि सऊदी अरेबिया और इजराइल, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो एक सेम लाइन पे, एक सेम पेज पे कभी नहीं आते थे, पर इस कॉरिडोर में कैसे आ गए? आप सब समझिए कि मिडल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो टोटली या मेनली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, मेनली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, अब वहां पे तेल के दाम बढ़ना गिरना इन्हीं सबसे उनकी इकोनॉमी चलती है, बाकी किसी प्रोडक्ट पे वो फोकस नहीं कर पाते। और ऊपर से दूसरी बात ये है कि वो एरिया ऐसा है कि वहां पे हमेशा ही टर्मोइल, वहां पे हमेशा ही कन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है, तो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट भी आसानी से नहीं करना चाहती। तो वो भी इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तेल की इकोनॉमी के अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सके और उनकी इकोनॉमी को फायदा हो सके। तो इसलिए मिडल ईस्ट जो है वो इसका पार्ट बना है। और आगे चल के अगर वहां पे शांति की स्थिति बनेगी तो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाएंगे, तो कंपनीज अप्रोच करेंगी उनको, इसलिए उनको फायदा होगा। तो यहाँ पे एकदम क्लैरिटी के साथ 2 कॉरिडोर जो मैंने आपको इसका पार्ट बताए हैं इनको देख सकते हैं। ईस्ट कॉरिडोर जो है ये इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा, ये इंडिया का शिपिंग रूट कनेक्ट हो जाएगा यूएई के साथ। उसके बाद आपका ये सेंटर मिडल ईस्ट पूरा रेलवे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर में मिडल ईस्ट कनेक्ट होगा यूरोप के साथ वाया शिपिंग रूट अगेन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कॉरिडोर के 2 पार्ट हैं जो कि डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया के लीडर और यूएस के प्रेसिडेंट को आपस में, और बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको पता होगा कि यूएस और सऊदी अरेबिया में थोड़ी सी टसल चल रही थी पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो भी कंफ्लिक्ट हो रहे हैं मिडल ईस्ट में उसका एक प्राइम फैक्टर यूएसए भी है। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये डेफिनेटली दोनों के रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करेगा। और G20 में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी है एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लाके, जिसमें वो कंट्रीज जिनमें हमेशा पीस नहीं बनी रहती थी उनको एक पेज पे, एक लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। अब 1 बेल्ट 1 रोड ये चाइना के इनिशिएटिव है। कहा यह जा रहा है कि ये जो आपका इंडिया यूरोप और मिडल ईस्ट वाला कॉरिडोर आया है ये चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। अगर काउंटर करने के लिए है भी तो हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये BRI यानी कि चाइना के BRI से ये नया वाला जो प्रपोजल है ये डिफरेंट कैसे है। अब चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये एक्चुअल में 2 पार्ट में था। एक तो सिल्क रोड, यानी कि ये सिल्क रोड पुराने जमाने में जो हुआ करती थी हमारी, उसी का न्यू वर्जन है जिसमें कि डायरेक्टली यूरोप से चाइना ने खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करी है बाय लैंड। ठीक है,
सेकेंड था मैरीन, मतलब मैरीटाइम, मतलब समुद्र के रास्ते से किस तरीके से यूरोप तक कनेक्शन चाइना ने बिठाया। पर BRI के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ये वाले ड्रॉबैक्स आपको इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट वाले कॉरिडोर में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं जो मैं आपको अभी यहां बताऊंगी। तो देखिए, जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसमें चाइना की ही कंप्लीट डोमिनेंस है, पर ये जो आपका नया कॉरिडोर है ये डिफरेंट कंट्रीज का प्रपोजल है, इसमें एक कंट्री की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर बहुत ज्यादा कर्जे में बहुत सारे कंट्रीज चले गए। इसका एक एग्जांपल पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, जिसका कुछ रास्ता जो है वो इंडिया से भी गुजरता है, जिसके कारण इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में हमेशा कंफ्लिक्ट रहता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट देने के कारण पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान है वो चाइना के कहीं ना कहीं अधीन हुआ है। बलूचिस्तान के एरिया में बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जहां पे चाइना ने इन्वेस्ट किया और बाद में वो लोग जो थे वो कर्जे के अधीन चले गए। पर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि ये जो आपका कॉरिडोर होगा इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, ये चीज इंश्योर की गई है। प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा, इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क का क्राइटेरिया जो है, कह लीजिए सर्टिफिकेशन है। जिस भी प्रोजेक्ट को ब्लू डॉट नेटवर्क का सर्टिफिकेट मिलता है, इसका मतलब होता है कि आपका फंड वहां पे सिक्योर है और ये प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को फायदा करेगा। तो ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर, अगर इसको ब्लू डॉट नेटवर्क के सर्टिफिकेट का हिस्सा मिल जाता है, जो कि मिलेगा ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस कॉरिडोर में अच्छी खासी रहेगी, फंडिंग का कोई सीन नहीं रहेगा। और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो ये नहीं है, जैसे चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि चाइना मोनोपोली करना चाहता है, बट ये जो आपका प्रोजेक्ट है इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक्चुअल में क्या करना चाहता है, ये मोनोपोली नहीं करना चाहता, रीजनल इक्वालिटी लेके आना चाहता है, डिफरेंट रीजन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहता है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो इंडिया ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूट फॉलो करता था उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, भारत जो है वो अपना जो व्यापार करता था यूरोप तक पहुंचाने के लिए, मैक्सिमम जो यूज होने वाली कैनाल है यूरोप तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वो है स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल का ही रास्ता जो था वो हमेशा इंडिया से यूज किया जाता था यूरोप तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। पर आपको याद हो कि पिछले साल एक शिप जो था वो स्विस कैनाल में फंस गया था, जिसकी वजह से वहां काफी समय तक वो फंसा रहा और काफी नुकसान जो था वो व्यापार को हुआ, मतलब ट्रेड काफी ज्यादा उससे इफेक्ट हुआ था। तो अब ये स्विस कैनाल वाला रास्ता जो है इसको क्या किया जाएगा, इसको कम यूटिलाइज किया जाएगा जब आपका ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से जाते हुए कनेक्ट हो जाएगा सीधा यूरोप के साथ, क्योंकि ये सीधा UAE के थ्रू जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसका स्कोप अभी बहुत कम है, तो इसलिए भी इंडिया के लिए ये नया वाला जो रास्ता है वो बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूरोप के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो ऐसे बैठ रहा है। पुराने जमाने में एक रास्ता हुआ करता था जिसको स्पाइस रूट कहा करते थे। स्पाइस रूट, मसालों का रास्ता, मतलब इंडिया जो मसाले भेजता था वो लैंड के थ्रू ऐसे भेजता था यूरोप के, मतलब लैंड के थ्रू यूरोप के पास वो मसाले जाते थे। पर फिर टर्की वाले एरिया में ऑटोमन एम्पायर जब आया तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, डायरेक्ट यूरोप के साथ इस तरीके का लैंड रूट जो था वो बंद कर दिया। तो यूरोप ने क्या किया था, फिर उसके बाद यहाँ से जहाज निकले थे और फिर इंडिया में आए थे, फिर इंडिया अल्टीमेटली कॉलोनी भी बना था ब्रिटेन के अंडर, है ना। तो ये सब इसीलिए हुआ था। तो ये जो स्पाइस रूट था पहले वाला, वो क्या था, वो स्पाइस रूट था लैंड टू लैंड, मतलब इंडिया लैंड के थ्रू व्यापार करते हुए, कनेक्टिविटी करते हुए यूरोप तक पहुंचता था, मसालों का व्यापार होता था। अब ये जो नया रास्ता है ये आपका अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ है, मतलब पहले शिपिंग रहेगी, फिर रेलवे रहेगा, फिर आगे फिर से शिपिंग रहेगी। तो आम सी बात है, ये जो नया वाला रास्ता है इसको क्या कहा जा रहा है, न्यू स्पाइस रूट कहा जा रहा है। पर ये डिफरेंट है क्योंकि पुराना वाला स्पाइस रूट टोटली लैंड बेस्ड था, उसमें लैंड का ही मेजर यूज किया जा रहा था। बट ये मिक्स्ड है, नया वाला रूट जो है उसमें लैंड भी यूज हो रहा है, वाटरवेज भी यूज हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कनेक्शन जो है वो सिर्फ रेलवेज, रोड, इन सब का बनाया जाएगा, डाटा केबल भी बिछाई जाएंगी और अंडर सी केबल बिछाई जाएंगी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा या उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो ये जो कॉरिडोर है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग डायमेंशंस में बिछाया जाएगा या फिर उसका टेक केयर किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना है
डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जाएगी फाइबर बिछा के। इसके अलावा हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन मेजर है और इसको क्लीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का मेजरली एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, जिसमें इंडिया को खासा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो हाइड्रोजन में इंडिया को फायदा होगा और इससे ट्रेड की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। एक और टर्म मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो ये PGII जो है ये एक्चुअल में इनिशिएटिव लिया गया था डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंडर ये लोग क्या कर रहे थे, वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपका यूरोप वाला कॉरिडोर है, विच मींस कि इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है, ये एक्चुअल में इस PGII का ही पार्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का ही ये वाला कॉरिडोर जो है वो पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंडर ही वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे बाकी कंट्रीज, वो अब इस प्रोजेक्ट में की जाएंगी और इसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क के अंडर, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ ग्रो हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस किया जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क के अंडर। और G7 ग्रुप ऑफ 7 के जो कंट्रीज हैं, उनका ये मानना है कि ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करने का और ब्लू डॉट नेटवर्क की सर्टिफिकेशन का, ये एक हिस्टोरिक रिमार्क क्रिएट कर सकता है, ना केवल इकोनॉमी में बल्कि वर्ल्ड की सोसाइटी में भी, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है केवल, बल्कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सोशल फैब्रिक को भी स्टेबिलिटी देगा, सोशल फैब्रिक को भी स्टेबिलिटी देगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया के बगल में बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, तो अगर इंडिया की कनेक्शन बैठ रही है यूरोप तक इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंडर, तो आने वाले टाइम में बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब भी इंडिया के थ्रू डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि चाइना की डोमिनेंस करने वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी को डायरेक्टली काउंटर करेगा। तो बस आज के लिए यही था, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपके भी माइंड में इसके रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हों तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस पे डेली करंट अफेयर्स की सुबह 8 बजे क्लास होती है, जो कि मेरे द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, जिसमें हम लोग बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करते हैं। बाकी टीचर्स की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।